एवरीवन, वेलकम टू जेएमडी स्टडी। सो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस से, जो एवरग्रीन के क्वेश्चंस हैं उनसे। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मार्क कर लीजिए, और अगर है तो आप अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, अगर है तो आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट एडिशन है 2019 का, 2020 का भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, मेरी वीडियो का एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारे लॉन्ग आंसर टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही पढ़ लेने हैं, याद इनको कर लेना, दूसरों को पढ़ लेना, एक बार थॉरो रीड कर लेना। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये ऊपर वाला जो फर्स्ट है ये मैं करवा चुकी हूँ शॉर्ट आंसर में, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। बी पार्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एक्सपेंशन ऑफ गैस। गैस को एक्सपैंड करने का क्या मतलब, मीनिंग क्या है इसका, एक्सप्लेन करना चाहिए। गैसेज जो है गर्म करने पर एक्सपैंड होती है, मैंने पहले भी बता रखी है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है हीट करने से, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स हर जगह फैल जाते हैं। और वॉल पर वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी कंटेनर की जो दीवारें हैं, यानी साइड्स हैं, ये है, 4 दीवारें होती हैं एक कंटेनर की, वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। तो गैसेस है वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस का क्या होता है, वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसलिए जब प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाता है तो गैस के पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाते हैं और स्मॉल वॉल्यूम में आ जाते हैं। वैसे उनकी वॉल्यूम बहुत लार्ज होती है, लेकिन जब उन पर प्रेशर डाला जाता है तो उनके अट्रैक्शन जो होता है वीक हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो क्या वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, लेकिन जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो कंप्रेस हो जाते हैं और उनकी वॉल्यूम कम हो जाती है, तो उनकी अट्रैक्शन थोड़ी बढ़ जाती है और इसलिए वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड में बदल जाती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी फर्स्ट पार्ट हो चुका है पहले शॉर्ट आंसर में, ठीक है। तो बी पार्ट देखते हैं। रमेश टुक 2 बीकर्स ए एंड डी कंटेनिंग हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर रिस्पेक्टिवली। इन ईच बीकर ही ड्रॉप्ड अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। ही न्यू द बीकर्स, ही केप्ट द बीकर्स अनडिस्टर्ब्ड एट सम टाइम। व्हाट डिड ही ऑब्जर्व व्हाई। 2 बीकर ले लिए ए और बी, एक में ठंडा पानी एक में गर्म पानी, उस दोनों के अंदर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठीक है। उसको बीकर को ऐसे ही रख दिया बिना कुछ किए। कुछ टाइम बाद उसने क्या देखा, वो कहता है कि यहाँ पे वाटर इन बीकर ए बिकम्स कलर्ड फास्टर। क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होती है, ज़्यादा होती है, जिससे डिफ्यूजन जल्दी हो जाता है। जो ए के अंदर होगा ना वो जल्दी कलर्ड हो जाएगा, लेकिन बी वाले को काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसके अंदर टेम्परेचर जो उसका ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। तो मेनली हमें काइनेटिक एनर्जी का ही टॉपिक बताना था, बट इन्होंने केस स्टडी के थ्रू पूछ लिया। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड हमें डिफाइन करना है। व्हाट टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल डज आइस मेल्ट। केल्विन स्केल पर किस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट करती है इन द एक्सपेरिमेंट। To determine the melting point of ice, why does the temperature not rise till at the ice melts even though heat is continuously supplied? What is this heat energy called? बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। पहले पूछा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड बताओ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लिखे बिना, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखे बिना मार्क्स कम मिलेंगे, या मार्क्स हो सकता है मार्क्स मिले ही ना, ठीक है। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब वो कहता है कि आइस किस टेम्परेचर पर, केल्विन स्केल पर, किस केल्विन स्केल पर आइस मेल्ट होती है। तो केल्विन स्केल पर होती है 273.16 के, या फिर 273, क्योंकि 6 आ गया ना तो हमने सर 273 कर दिया। आप 273 याद रखिए कि आइस मेल्ट होती है 273 केल्विन पे, और सेल्सियस में होती है 100 डिग्री सेल्सियस। तो सी देखते हैं। सी पार्ट में था कि वाई डज दी, एक मिनट, एक्सपेरिमेंट में डिटरमाइन करना है हमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ जब आइस मेल्ट हुई, जबकि हीट एनर्जी कॉन्टिनेंट से सप्लाई हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि सारी हीट जो है उसको ओवरकम करने में लग गई, जो भी पार्टिकल्स के बीच में चेंज हो रहा था, यानी सॉलिड ने सारी एनर्जी ले ली और वो उसी में लगा रहा, तभी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। जब वो लिक्विड में चेंज हुआ, यानी आइस जब वाटर में बदली तो उन दोनों का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सारी एनर्जी आइस ने ले ली। तो डी देखते हैं। तो वो कहता है नेक्स्ट, व्हाट इज़ दिस हीट एनर्जी कॉल्ड। इस हीट एनर्जी को क्या कहेंगे। इस हीट एनर्जी, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये भी है, वाई डज दी, ये हो गया। ये देखिए डी पार्ट के अंदर है हीट एनर्जी जो आइस ने ऑब्जर्व कर ली, हाँ मैंने बता दिया ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि इस हीट एनर्जी को क्या कहा। इस हीट एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जब सॉलिड से जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में आपके बुक में जो भी है, तो इसके अंदर ये जो पहले के 3 पार्ट्स हैं ये तीनों आ चुके हैं शॉर्ट आंसर में, ये आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने सारा बताया हुआ है। तो मैं ये वाला बता देती हूँ, फुल फॉर्म ऑफ CNG एंड LPG। तो CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG की है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए फ्रेंड्स, ये वाले जो जितने भी मैं छोड़ रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं ये करवा नहीं रही, ये सब शॉर्ट आंसर में है। आप वहाँ से बहुत ईजिली देख सकते हैं, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट के बीच में आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं करवा रही, क्योंकि जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी वो उनका फिर टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए फिफ्थ देखते हैं, व्हेन शुगर क्रिस्टल्स डिजॉल्व इन वाटर द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज एप्रिशिएबली। जब शुगर क्रिस्टल वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वाटर का लेवल तो राइज नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ शुगर क्रिस्टल जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में। तो मतलब कि देखिए, जैसे हमने पानी के अंदर चीनी डाली तो ऐसा तो नहीं है कि पानी का वेट बढ़ गया, वो बीच में ही उसके डिजॉल्व हो जाता है। तो इससे हमें कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। ये वाला भी मैं ऑलरेडी पहले करवा चुकी थी, बट फिर भी मैंने एक बार बता दिया। बी वाला हो चुका है अच्छे से, ये वाला मैंने बताया हुआ है अपने पिछले वीडियो में शॉर्ट आंसर में। सी देखते हैं, नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड रेजिड्यू। नेप्थलीन बॉल्स जो टाइम के साथ साथ डिसअपियर हो जाती हैं बिना किसी सॉलिड रेजिड्यू को मतलब छोड़े। तो इसके अंदर क्या है कि सब्लिमेशन की वजह से नेप्थलीन जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। उसके कहने का मतलब क्या है कि नेप्थलीन बॉल क्या होती है, सॉलिड वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है, वेपर में चेंज हो जाती है, वो लिक्विड में आती ही नहीं है सब्लिमेशन की वजह से। किसकी वजह से? सब्लिमेशन की वजह से। तो यहाँ पे असल में वो ये पूछ रहा है कि किस वजह से ऐसा होता है, तो ये बताना है। कंफ्यूज करके ऐसे ही पूछा जाता है, गिव रीज़न बिल्कुल नहीं छोड़ने होते, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं बिल्कुल नहीं छोड़ने होते, जितने भी डिफरेंसेस हैं वो भी बिल्कुल नहीं छोड़ने, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आइए हम ई पार्ट देखते हैं। ये वाला भी हो चुका है डी पार्ट पहले, आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में से किसी एक में ज़रूर मिलेगा। ई पार्ट, डॉग्स जनरली हैंग आउट द टंग इन समर। डॉग्स जो है अपनी समर में अपनी टंग को ज़रूर बाहर ऐसे निकालते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सलाइवा की इवेपोरेशन होती है। अब देखा यहाँ पे इवेपोरेशन की बात हो गई, ऐसे समझ नहीं ना आ रहा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है। इस टाइप से ही होगा, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, तो आपको समझने हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो सलाइवा की इवेपोरेशन हो जाती है जिससे उसे ठंडा फील होता है। गर्मियों में डॉग्स जो है अपनी जीभ को बार बार ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब बाहर निकालते हैं। वो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि सलाइवा जो है वो सलाइवा इवेपोरेट कर लेता है, ठीक है। सलाइवा उसको सारा पानी सोख लेता है और उसे ठंडा फील होने लगता है, सारी गर्मी सोख लेता है। तो सिक्स्थ देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी विच शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। एक एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स में। तो इसके अंदर एक नॉर्मल सी हमें एक्टिविटी करनी है जो NCERT में दी हुई थी। जैसे ये देखिए, एक्टिविटी क्या थी, 2 से 3 क्रिस्टल लिए थे, कॉपर सल्फेट के 100 ml वाटर में डाला था, 10 ml उसमें से निकाल के 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में डाल दिया, फिर 10 निकाल के और 90 ml में डाल दिया। उसे ऐसे करते रहे, जैसे पहले 100 ml में से 10 निकाला, फिर 90 ml वाटर के अंदर 10 ml डाला, फिर 10 निकाला, अगले 90 में 10 डाला, फिर ऐसे करते करते क्या हो रहा है, ये पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने स्मॉल है। हर डिल्यूशन के साथ उनका कलर लाइट होता जा रहा है, पर वो फिर भी विजिबल हैं। यानी कि यहाँ पे तो कलर नहीं ना दिख पा रहा, लेकिन यहाँ पे पहले डार्क पिंक कलर था, फिर थोड़ा सा लाइट था, फिर और लाइट था, फिर और लाइट, फिर ऑलमोस्ट बिल्कुल फेड हो गया था। तो ऑब्जर्वेशन क्या दिखाती है कि कॉपर सल्फेट के अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि डिवाइड होते रहते हैं स्मॉलर और स्मॉलर नंबर में। हर एक डिल्यूशन के साथ जैसे होते जाते हैं वैसे वैसे छोटे होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं। कोई भी पॉजेस करता है, मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो होता है मैटर। तो सॉलिड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, गैस वीकेस्ट है। तो अब ये देखते हैं, मैंने ये वाला भी बता दिया साथ में कि स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट ही बताना था कि सॉलिड स्ट्रॉन्ग है और वो वीक है, गैस जो है। व्हेन शुगर एंड कॉमन सॉल्ट आर केप्ट इन जार्स, डिफरेंट जार्स से टेक अप द शेप ऑफ द जार्स, आर दे सॉलिड। जब शुगर और कॉमन सॉल्ट को हम जार के अंदर रखते हैं तो वो शेप ऑफ जार लेते हैं। क्या ये सॉलिड है? हाँ, ये सॉलिड है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल जो है उसकी शेप फिक्स ही रहती है। वो अगर इस छोटा सा ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, तो वो सॉलिड है, वो लिक्विड नहीं है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। कंपेयर अ ब्लॉक ऑफ वुड, वाटर एंड एयर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग: कंप्रेसिबिलिटी, पार्टिकल मोशन एंड रिजिडिटी। हमें वुड को, वाटर को और एयर को, यानी सॉलिड लिक्विड गैस को, उनकी कंप्रेसिबिलिटी, पार्टिकल मोशन और रिजिडिटी के बेस पर कंपेयर करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्लॉक ऑफ वुड जो होगा उसमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होगी, बिल्कुल भी दब नहीं सकता। वाटर की कम होगी, वो भी नहीं दब सकता। एयर दब सकती है, उसकी हाई होगी। पार्टिकल मोशन में इसका सबसे कम होगा, इसका वुड से थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब हिलाने वे से ईजिली ये
मोशन होता है ना इसका, तो ये सॉरी मेरा मतलब मोशन नहीं होगा, सबसे कम होगा। वाटर में थोड़ा वुड से ज़्यादा होगा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और रिजिडिटी, ये बहुत रिजिड होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। वाटर जो है फ्लूइड होता है, पानी होता है, एयर भी फ्लूइड होती है। तो ये 9th क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हमें इन्हें अरेंज करना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को किन के बेसिस पे, आयरन नेल, कैरोसिन और ऑक्सीजन गैस पे, ठीक है। आयरन नेल सॉलिड हो गया, कैरोसिन लिक्विड और ऑक्सीजन गैस गैस, ऑब्वियसली गैस लिखा हुआ है। ये वाला एनसीईआरटी है, सिंपल से डेफिनेशन देनी है, ये ईजी है, ये मैं नहीं करवा रही। देखिए फर्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगी, ऑक्सीजन गैस की सबसे कम, हर जगह फैल जाएगी, कैरोसिन की थोड़ी कम और आयरन नेल की बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, आयरन नेल। अब इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कैसे होगा, आयरन नेल में सबसे कम, कैरोसिन में उससे थोड़ा ज़्यादा, ऑक्सीजन गैस में बहुत ज़्यादा। तो आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक में जो भी है। स्टेट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताना है किसके बीच में, इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में। तो इसके अंदर एक सिंपल से क्या हो सकता है, दोनों केसेस में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। डिफरेंस क्या है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना और बॉइलिंग बल्क फिनोमेना, जिसमें मैंने पहले बताया। इवेपोरेशन कैसे होता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग कैसे होती है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए अब लास्ट देखते हैं। इसके अंदर ये दोनों हो चुके हैं, थर्ड बता देती हूँ डेंसिटी। डेंसिटी का सिंपल सा है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए मैं यहाँ बता देती हूँ, मास बाय वॉल्यूम। सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे लॉन्ग आंसर टाइप। यहाँ पे हमारे लॉन्ग आंसर भी खत्म होते हैं, बस एप्लीकेशन बेस्ड और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बचे हैं। उसके बाद हमारा ये चैप्टर एक्स्ट्रा वाइज भी सारा खत्म है। आप इसे बहुत अच्छे से घर में अच्छे से फिर से समझ के लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। और मैंने अगर आपने किसी ने नहीं समझा एनसीईआरटी, तो पहले एनसीईआरटी समझना, उसके बाद ही एक्स्ट्रा समझना, नहीं तो आपको नहीं समझ आएंगे। तब पहले मेरी सारी एनसीईआरटी की 8-9 वीडियोज़ हैं पार्ट्स में, वो सारी देख लेना, उसमें सारा चैप्टर कवर्ड है। एनसीईआरटी इन बिटवीन भी देख लेना, उसके बाद करना एक्स्ट्रा। और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको क्या नहीं समझ आया, और अगर समझ आ गया तो भी बता देना, ताकि अब मुझे पता चल सके कि आपको समझ आ रहा है। एंड टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।